ओके, तो बेटा आज स्टार्ट करना है एक नया चैप्टर 6.3। मैंने इसे बनाया है डिस्पर्जन। डिस्पर्जन ऑफ लाइट 6.3 नया चैप्टर है। बेसिक्स आप पढ़ चुके हो रिफ्रैक्शन का, तो बस आज हमें थोड़ा आगे बढ़ना है। डिस्पर्जन चैप्टर पे हम आ गए हैं। अब सबसे पहली बात, डिस्पर्जन क्या होता है। बट बेटा डिस्पर्जन को समझने से पहले हमें थोड़ा और बेसिक समझना पड़ेगा। सबसे पहला टॉपिक हम कवर करेंगे, प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म प्रिज्म के बारे में इससे पहले हम एक बात कर चुके थे, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। किया था हमने ऐसा दीपक? कौन से टॉपिक में किया था हमने प्रिज्म वाला पार्ट? कौन से टॉपिक में याद आ रहा है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हमने किया था प्रिज्म के बारे में बात थोड़ा। तो आज प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म को समझेंगे। बेसिकली प्रिज्म एक ट्रायंगल की तरह दिखता है सामने से। ये एक प्रिज्म का प्रिंसिपल सेक्शन कहोगे इसे, इस तरह से। अच्छी तरह बनाते हैं इसे। इस तरह से मैं बना रहा हूं। इसमें 3 फेस होते हैं, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के जैसे। एक और ये होता है इसका प्रिंसिपल सेक्शन जो ट्रायंगल की तरह दिखता है। ये यहां पर 1 2 3, ये 3 तो रेक्टेंगुलर फेस है। 1 और 2 इसके पीछे ये ट्रायंगल फेस है, ए बी सी। ये है प्रिंसिपल सेक्शन। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल सेक्शन। प्रिंसिपल सेक्शन ये और ये दोनों, ये रिफ्रैक्टिंग फेसेस है। रिफ्रैक्टिंग रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये बोल सकते हो। लाइट यहां से जाती और यहां से निकल जाती है, ये दोनों के दोनों रिफ्रैक्टिंग फेस होते हैं। यहां पर दोनों फेस के बीच में एक एंगल होता है जिसे आप एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हो। तो बेसिक में इसकी डेफिनेशन बता दूं कि इट इज जस्ट अ बाउंडेड मटेरियल, ट्रांसपेरेंट बाउंडेड मटेरियल having two faces inclined to one another and this angle is called the prism। हाँ जी, कुछ कह रहे हो भाई अभिषेक? अभिषेक सर, आपकी आवाज नहीं आ रही पहले, अब तो आ रही है। आ रही है ना? अच्छा आ रही है ठीक। ना? अच्छा तो ठीक। माइक ऑफ कर दो, मेरी रिपीट हो रही है आवाज। प्रिंस देखो दोबारा समझो, प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट बाउंडेड मटेरियल होता है। ट्रांसपेरेंट बाउंडेड मटेरियल या मीडियम होता है। ये बाउंडेड किस में होता है? बाउंडेड होता है दो प्लेन फेसिस के बीच में। ये सरफेस बोल सकते हो, फेसिस बोल सकते हो। एक ये वाला फेस और एक ये वाला फेस, यहां से रे आएगी, यहां से लीव कर जाएगी। ये सामने जो ट्रायंगल नजर आ रहा है इसे आप प्रिंसिपल सेक्शन बोलते हो। और ये जो ए मैं एंगल दिखा रहा हूं इसे आप एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हो। डेट इज कॉल्ड द प्रिज्म, इसे आप प्रिज्म बोलते हो। तो एक हेडिंग बनाओ, प्रिज्म क्या है, और इसको नोट डाउन करो, लिखो। अ प्रिज्म इज अ प्रिज्म इज अ बाउंडेड 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 मीडियम। बाउंडेड ट्रांसपेरेंट कर लेना, ट्रांसपेरेंट is a transparent medium transparent medium bounded by
टू प्लेन फेसेस, टू प्लेन फेसेस। आप सिंपल भी ऐसे भी कर सकते हो, अ प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, खाली यहां बाउंडेड की बजाय ट्रांसपेरेंट मीडियम भी लिख सकते हो। दिस इज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मीडियम। A prism is a transparent medium bounded by, एक ही बार आ जाएगा वर्ड, बाउंडेड बाय टू प्लेन फेसेस। ये और सिंपल हो गया। प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो बाउंड है दो प्लेन फेसेस के बीच में, बाउंडेड बाय टू प्लेन फेसेस, inclined to each other, inclined to each other at a suitable angle, at a suitable angle, at a suitable angle। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन हो गई। तो इस एंगल की बात आई है, इस एंगल को क्या बोलते हैं, साथ में लिख लो, एंगल ए, एंगल ए between two refracting between two refracting faces is called angle of prism, is called angle of prism। इसे आप एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हो। तो बेटा यहां से आपने प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ी, अ प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू प्लेन फेसेस inclined to each other at a suitable angle, and angle A between two refracting faces is called angle of prism। और ये डायग्राम आपको बना लेना है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दीपक, डेफिनेशन क्लियर हुई क्या होता है प्रिज्म? अ प्रिज्म इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू प्लेन फेसेस। मोहन, डेफिनेशन क्लियर है? दिस इज आल्सो रिफ्रैक्टिंग फेस, दो रिफ्रैक्टिंग फेस इसमें दिखाए हैं मैंने। नीचे बेस होगा, प्रिंसिपल सेक्शन किसको कह रहे हो? इस ट्रायंगल को, ये जो एबीसी है, मैंने यहां एरो लगाया तो ये मत समझना मैं इस रेक्टेंगल की बात कर रहा हूं, ये बेस है इसका, ये बेस है, इसकी बात कर रहा हूं, एबीसी। दिस इज द प्रिंसिपल सेक्शन। हाँ जी प्राची, क्लियर है? यस सर। शगुन? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। दिस इज प्रिज्म, इसे आप प्रिज्म बोलते हो। मैंने प्रिंसिपल की स्पेलिंग गलत लिख दिया भाई, प्रिंसिपल, यहां ये वाला प्रिंसिपल नहीं है, PAL वाला प्रिंसिपल, प्रिंसिपल सेक्शन। ठीक है, मैं रब कर रहा हूं भाई। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या पढ़ना है? अब आ रहा है आपका मेन बोर्ड का क्वेश्चन, बोर्ड का टॉपिक, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्या डेरिवेशन करके दिखाना है, ये हम अब समझेंगे। एक हेडिंग बना लो, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। किसी प्रिज्म में से रिफ्रैक्शन कैसे होता है, लाइट कैसे पास करती है, कैसे बेंड होती है, दैट इज रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। इसमें भी हम दो पार्ट पढ़ेंगे,
पहले पार्ट में हम कैलकुलेशन करेंगे कि रे कितना बेंड हो जाती है, कितने एंगल पर बेंड हो जाती है, उसे बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। सबसे पहला आएगा कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। ये ध्यान से समझना भाई, हम पहला पार्ट सोल्व कर रहे हैं एंगल ऑफ डेविएशन को कैलकुलेट करने का, और मेन टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। तो कैसे हम समझेंगे कि एंगल ऑफ डेविएशन कहां है? मैं एक प्रिज्म बना रहा हूं और इस प्रिज्म का ये मैंने प्रिंसिपल सेक्शन दिखाया है। ये है प्रिंसिपल सेक्शन ए, बी और सी। अभिषेक आवाज आ रही है अब साफ? ओके बेटा, ये जो प्रिज्म बना हुआ है वो किसी मीडियम का बना हुआ है, जैसे ग्लास का, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप म्यू मान सकते हो। यहां एयर है, यहां ग्लास है, यहां एयर है, तो लाइट को दो बार रिफ्रैक्शन फेस करना पड़ेगा। एक जब वो प्रिज्म के अंदर जाएगी, जब वो प्रिज्म से बाहर आएगी। अगर मैं इस लाइन को, इस प्लेन को देखूं, ये क्या चीज है? इसे क्या बोलते हैं? इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रही होती है, वो क्या होता है? एक तरह से वो प्लेन जो दो मीडियम को अलग कर रहा है, दैट इज द प्लेन इंटरफेस। अब यहां पर एक नॉर्मल बना देता हूं, दिस इज अ नॉर्मल टू इंटरफेस, यहां पर नॉर्मल है। अब जो भी एंगल बनेंगे इस नॉर्मल से बनेंगे। मान लो एक लाइट ऐसे जाना चाहती थी, ऐसे जाना चाहती है, दिस वन ऐसे जा रही है, इसका नाम भी रख देते हैं के एल, रे का नाम है के एल। अब मुझे ये बता दो भाई, कौन बताएगा? शगुन। जैसे ही वो मीडियम में जाएगी, वो इस नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, दूर हो जाएगी। रेयर से डेंसर में जा रहे हैं, तो नॉर्मल की तरफ बेंड करूं या दूर बेंड करूं? किधर बेंड होगी लाइट? नॉर्मल की तरफ। जानी चाहिए थी ऐसे सीधी, ऐसे सीधी नहीं जाएगी, सीधी लाइट जानी चाहिए थी, मगर नहीं जाएगी सीधी, वो बेंड हो जाएगी। वो थोड़ा सा इधर बेंड हो गई। कितने एंगल पर? अगर ये एंगल आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये वाला एंगल नॉर्मल के साथ बना रहा हूं मैं, ये वाली रे नहीं गई सीधी, बेंड होके यहां आ गई, ऐसे आ गई, तो वो यहां एंगल बनाएगी आर। यहां तक बता दो, ये बात सबके क्लियर हुई? हाँ जी, गुरजीत एक बार बता दो, क्लियर है? अभिनव, अभिनव, ऐसे जा रही थी, ऐसे आ गई रे, के एल यहां तक आ गई, एम पॉइंट तक। अभिनव को आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा, ये ऐसे आ गई है रे। अब क्या होगा? अब वो रे बाहर निकलना चाहेगी, तो एक काम करते हैं, इस वाले इंटरफेस पर, ये वाले प्लेन पे एक नॉर्मल और बनाते हैं, ये ऐसे, ऐसे, ठीक है। तो अगर रे यहां टकरा रही है, ये किसी एंगल पर टकराएगी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, मगर इसका नाम क्या रखूं? ये आर और ये आर बराबर तो नहीं हो सकते, यहां इसका नाम भी मैं आर रख देता हूं, इसका नाम R1 और इसका नाम R2, ठीक है। तो मैंने इनके नेम अपने अकॉर्डिंग रख दिए भी, जैसे टॉपिक में मेंशन है वैसे आप अलग भी रख सकते हो। मैंने इसका नाम R1 रख दिया, इसका नाम R2 रख दिया। अब मुझे बताओ अभिषेक, जैसे ही वो मीडियम से बाहर एयर में जाएगी रे, वो नॉर्मल की तरफ आ जाएगी या नॉर्मल से दूर चली जाएगी? बताओ क्या होगा? सर दोबारा किधर जाएगी रे? अब वो रेयर में जा रही है, नॉर्मल से दूर जाएगी, नॉर्मल की तरफ आएगी। ये रे LM, वो नॉर्मल से दूर जाएगी, नॉर्मल की तरफ जाएगी।
क्वेश्चन पूछते हो कईयों का नेट चला जाता है, ऐसा क्यों होता है? मोहन, मोहन बताओ। यस सर। नॉर्मल से दूर जाएगी, ठीक है। या क्या भाई सच में ऐसा हो रहा है? जब भी मैं क्वेश्चन पुट कर रहा हूं आप लोगों का नेट चला जाता है? ऐसा तो नहीं हो रहा है अर्पिता? नो सर। ठीक है, तो के एल एम और या लास्ट में इस पॉइंट का नाम एन, तो पूरी रे देखो क्या है, के एल एम एन। ये रे ऐसे गई, ऐसे बेंड हुई, ऐसे चली गई, तो ये कितनी डिग्री झुक गई है ये देखना। रे जाना चाहती थी इस एंगल पर, वो आ गई है इस एंगल पर, वो कितने डिग्री बेंड हुई है इसको एक्सटेंड करके देख ले, इसको एक्सटेंड करके देख लेते हैं। ये एंगल आया डेल्टा, इसे ही बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। यही मैंने कैलकुलेट करना है, ये एंगल मैं कैलकुलेट करूंगा। रे ऐसा जाना चाहती थी, ऐसे जा रही है, कितने एंगल पर झुक गई है? डेल्टा एंगल पर। अर्पिता बताना क्या बात क्लियर हुई? डेल्टा कैसे आया? एंगल ऑफ डेविएशन। यस सर। ओके, अब मुझे सिर्फ ये डेल्टा कैलकुलेट करना है, एक फॉर्मूला बनाना है। इस पॉइंट का नाम ए है, इस एंगल को भी ए एंगल ही बोलेंगे। यहां पर नेमिंग कर देते हैं, ये एल है, ये मैंने एम बोला है, ये एम है। इस पॉइंट का नाम मैं ओ रख रहा हूं, इस पॉइंट का नाम मैं ई रख रहा हूं। अब यहां पर दो एंगल और आ रहे हैं, देखो यहां पर एक ट्रायंगल है एल एम और ई। इस वाले एंगल का नाम θ1 रखते हैं, इसका नाम θ2। अगर नजर ना आ रहा हो तो देख लेना भाई थोड़ा, ये θ1 एंगल है, θ2 एंगल है। इसको मैं अलग से बना देता हूं, ये ऐसे बने हुए हैं भाई, ये एंगल θ1 है, ये θ2 है और यहां डेल्टा है, ठीक है। तो यहां पर आपको कुछ नजर आ रहा है, आपने यहां पे एक पार्ट समझना है कि एक्सटीरियर एंगल और एंटीरियर एंगल में कोई ना कोई रिलेशन होता है। अगर आपको याद आ रहा हो, फ्रॉम ट्रायंगल एल एम और ई में क्या मैं डेल्टा इज इक्वल θ1 प्लस θ2 लिख सकता हूं? θ1 प्लस θ2 लिख सकता हूं? हाँ जी हिमांशु बताओगे, क्या मैं θ1 θ2 लिख सकता हूं? डेल्टा इक्वल θ1 प्लस θ2? यस सर। ओके, तो डेल्टा इक्वल θ1 प्लस θ2। अब मुझे θ1 θ2 ढूंढना है। देखो यहां पर θ1 है, पहले ये देखो ये रे ऐसे गई थी, ये वाली रे ऐसे गई, आगे निकल गई, चलो लगा मुझे कि आगे जा सकती थी, और ये नॉर्मल वाली लाइन है, ये नॉर्मल है, ये एंगल आई है, तो ये पूरा एंगल आई होना चाहिए था, बट मैंने बीच में से ये रे निकाल दी है यहां पर, मतलब यहां से रे कट कर दिया है। नीचे वाले को मैं एंगल का नाम दे रहा हूं R1 और ऊपर वाले का नाम दे रहा हूं θ2, क्या θ1 सॉरी। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता I इज इक्वल टू R1 प्लस θ1 के बराबर हो रहा है? ये एंगल और कंप्लीट एंगल दोनों का सम क्या आपस में बराबर है? कौन बताएगा? हाँ जी अभिषेक, अभिषेक बताओगे क्या मैंने ठीक किया? ये रे सीधी जा रही थी, ये रे इधर आ रही थी, ये एंगल आई है तो कंप्लीट एंगल आई होना चाहिए। यस इसके दो पार्ट हो गए, θ1 प्लस R1। अभिषेक काम करो, माइक ऑफ ही कर। हाँ जी गुरजीत, ये बात क्लियर हुई आपको? आई θ1 R1 के सम के बराबर है। यस सर। R1 θ1 के सम के बराबर है। हाँ जी गुरजीत, क्लियर है बात? यस सर। ओके, तो यहां से मैं लिख सकता हूं I इज इक्वल θ1 प्लस R1। यहां से मैं एक वैल्यू निकाल सकता हूं θ1 की, और θ1 इज इक्वल क्या लिखेंगे? I माइनस R1, I माइनस R1, ये वैल्यू रख ली। अल्सो यहां पर भी देखो, इस एंगल को एंगल ऑफ इमरजेंस बोलते हैं,
जिस एंगल पर रे बाहर आती है। तो जो E है वो θ2 प्लस R2 के बराबर होना चाहिए। E इज इक्वल θ2 प्लस R2, सेम वही लॉजिक लगेगा, और θ2 की वैल्यू आ जाएगी E माइनस R2, E माइनस R2। ये दोनों बातें आई थिंक क्लियर होगी। शगुन एक बार बताना क्या ये दोनों बातें क्लियर है? Yes, sir. हाँ जी, पायल एक बार बता दो, आवाज आ रही है आपके पास? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ये दोनों वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, पहली इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देता हूं, डेल्टा इज इक्वल θ1 प्लस θ2। θ1 की जगह I माइनस R1 आ जाएगा, प्लस E माइनस R2 आ जाएगा। I प्लस E माइनस माइनस कॉमन निकाल देते हैं, R1 प्लस R2 डेल्टा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यहां तक एक इक्वेशन बना ली मैंने। बस अब क्या करना है, मुझे सिर्फ R1 और R2 की वैल्यू पुट करनी है, मेरा आंसर आ जाएगा। बस एक बार बता दो क्या, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्ट भी पूछा गया है, इसलिए एक एक बात पूछ रहा हूं आपसे। यहां तक बता दो क्या क्लियर हुआ अर्पिता? यहां तक कोई डाउट? नो सर। हिमांशु? सर एक बार रिपीट कर देना इसको। रिपीट हाँ, रिपीट कर देते हैं इसको यहां तक। दीपक? नो सर। विनायक? रिपीट कर दो सर। सर अच्छा ठीक है, रिपीट कर देते हैं। अभिनव? यस सर। देखो दोबारा समझो, हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं एंगल ऑफ डेविएशन। सबसे पहली बात, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? अगर कोई रे किसी फेस पर एंटर करती है, उसे सीधा जाना चाहिए था, मगर नहीं जा पाती, क्योंकि 2 बार रिफ्रैक्शन फेस करती है। कैसे? पहले इंटरफेस में वो एयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो ये नॉर्मल है। अगर ये एंगल आई है तो जो वो बेंड हो गई है ये वाली रे, वो रिफ्रैक्शन के थ्रू नॉर्मल की तरफ आ जाती है और R1 एंगल बना लेती है। फिर वो यहां पर इंटरफेस पे रिफ्रैक्शन फेस करती है, यहां से एंटर करती है, फिर जैसे ही यहां आती है नॉर्मल से दूर हो जाती है, तो यहां से इमर्ज आउट हो जाती है। तो नाम है KLMN। ये कंप्लीट रे है। अब मैंने इस एंगल का नाम R1 रखा, इस एंगल का नाम R2 रख दिया। ये एंगल पे रे आ रही थी, इस एंगल पे चली गई, तो जितना बैंड होगी उसे आप एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हो, उसे डेल्टा का नाम दे दिया। थोड़ा और सॉल्यूशन करने के लिए इस पॉइंट का नाम E रखा, इसका नाम O रखा, इस एंगल को θ1 रखा, इस एंगल को θ2 रखा। आप देखोगे अगर मैं ट्रायंगल LME की बात करूं, ये वाली ट्रायंगल, ये है LM और E, ये एक्सटीरियर एंगल है डेल्टा। यहां θ1 θ2 लिखा हुआ है, θ1 θ2। तो पहली इक्वेशन कहती है कि जो डेल्टा होता है एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल का सम होता है, तो दोनों को मैंने सम कर दिया। यहां तक बात आई थिंक क्लियर हो गई है। नाउ अब क्या करें, अब मुझे θ1 θ2 की वैल्यू चाहिए। इसके लिए मैं यहां देखता हूं, ये वाला नॉर्मल मैंने ऐसे ड्रॉ किया हुआ है, ये वाली रे सीधी जाना चाहती थी, ऐसे जाना चाहती थी, बैंड हुई हो बाद में बात करते हैं। अभी ये एंगल अगर आई है तो कंप्लीट एंगल आई होना चाहिए, मगर रे सीधी नहीं गई, वो बैंड हो गई। वो कितने एंगल पर बैंड हो गई? ये वाला एंगल आपने R1 कहा और ऊपर वाला θ1। इसका मतलब θ1 R1 I के बराबर थे। I को 2 पार्ट में तोड़ा गया है, इसलिए I इज इक्वल θ1 प्लस R1 मैंने लिख दिया, और यहां से θ1 की वैल्यू निकाली I माइनस R1। ये बात भी क्लियर होगी। उसके बाद हम यहां पर आ जाते हैं, यहां पर इस वाले केस में, यहां पर ये एक नॉर्मल है, ये एक नॉर्मल है, ठीक है। यहां से ये वाली रे जो बाहर की तरफ जा रही है ऐसे, ये एंगल बना रही है E, बट हमने क्या किया, ये वाली रे जो एंटर कर रही थी ये एंगल बना रही थी R2, ऊपर हमने लिख दिया था θ2। इसका मतलब E इक्वल टू θ2 प्लस R2 के बराबर था, तो यहां पर लिखा E इज इक्वल θ2 R2, तो θ2 की वैल्यू आ गई E माइनस R2। तो ये दोनों वैल्यू मैंने निकालकर इक्वेशन नंबर 1 में जैसे ही पुट की, तो वहां से I और E अलग कर लिया, माइनस माइनस को निशान को बाहर निकाल लिया,
R1 प्लस R2 आ गया, इक्वेशन नंबर 2 बना दी। हाँ जी, अब बता दो क्या यहां तक क्लियर है विनायक? यस सर। ओके, अब आपको सिर्फ R1 R2 की वैल्यू ढूंढनी है। कहां से ढूंढे R1 R2? R1 R2 किस ट्रायंगल में नजर आ रहे हैं? L M और O में। ध्यान से देखना भाई, फ्रॉम ट्रायंगल L M O। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, कौन बताएगा? हाँ जी अभिनव, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। 180। R1 प्लस R2 प्लस एंगल O होना चाहिए 180। इको इक्वेशन नंबर 3 लिख सकते हैं, पहली बात। अब यह एक तरह के क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज, इसके अपोजिट एंगल, मान लो ये एंगल A है, ये एंगल O है, अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, कौन बताएगा? अपोजिट एंगल का सम कितना होता है मोहन, मैथमेटिक्स वाले? क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, इसके आमने सामने के एंगल का सम कितना होता है? सर 180 अगेन, ठीक है ना? 180 टोटल 360 बनाते हैं ना वो, तो ये 180 होगा आमने सामने के एंगल का सम। तो मैं लिख सकता हूं ए, एंगल ए प्लस एंगल ओ को जोड़े तब भी 180 होना चाहिए, इक्वेशन नंबर 4। तो बेटा इक्वेशन नंबर 3 का राइट हैंड साइड 180 है, इक्वेशन नंबर 4 का राइट हैंड साइड 180 है, तो इसका मतलब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी यहां पे गलत लिखा, ओ लिखना है, एंगल ए प्लस एंगल ओ, एंगल ए प्लस एंगल ओ 180 होना चाहिए। तो दोनों के राइट हैंड साइड बराबर है, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। ये बात सबको क्लियर हुई? अर्पिता बताना, ये दोनों इक्वेशन समझ आई? नो सर। देखो ये एक ट्रायंगल है एल एम और ओ, ये नजर आई एल एम ओ। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो R1 प्लस R2 प्लस एंगल O 180 डिग्री। क्या ये बात समझ आई? यस सर। नाउ ये एक चतुर्भुज है L A M और O, और किसी भी क्वाड्रिलेटर में आमने सामने के एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ये बात समझ आई? यस सर। कोई भी ऐसी शेप बना लो, ये बना देता हूं, ये एंगल और ये एंगल का सम, ये एंगल और ये एंगल का सम, आमने सामने के एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ऐसा ही यहां पर भी है, इसकी 4 साइड है इसलिए बोल रहा हूं। बताओ ये बात भी क्लियर हुई? तो सर एंगल ए तो इंक्लूड नहीं होना चाहिए ना इसमें? क्यों? एंगल ए तो आएगा ही, क्योंकि एंगल ए की फॉर्म में प्रिज्म की पहचान क्या है? प्रिज्म की पहचान सिर्फ उसका एंगल है, एंगल बदलने से प्रिज्म बदल जाएगा। आपने जब इसकी डेफिनेशन की तो आपने कहा कि प्रिज्म इज अ बाउंडेड मटेरियल बिटवीन टू सरफेसेस इंक्लाइंड एट एन एंगल। वो एंगल जो बोला वो एंगल तो आएगा ही आएगा। जब भी आप प्रिज्म के बारे में क्वेश्चन करोगे उसके एंगल की बात जरूर होगी, वरना वो प्रिज्म ही नहीं है। बात क्लियर है? प्रिज्म की बात तो हमें करनी पड़ेगी, प्रिज्म के एंगल की बात। मैंने यहां कोई एंगल नहीं दिखाया, मैंने यहां पर एक एंगल दिखाया जो दो सरफेस को, एंगल को, इंक्लिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसकी वजह से ये प्रिज्म बना। अगर ये एंगल ना होता तो ये प्रिज्म ना होता, ग्लास की स्लैब होती। हाँ जी बात क्लियर है? यस तो सर। अब आपके आमने सामने के एंगल का सम, क्योंकि ये ओ यूज नहीं होना है, ये ओ होगा ही नहीं यहां पर, ये तो सिर्फ कैलकुलेशन के लिए यूज कर रहा हूं, ये तो यहां से चला जाएगा, ये नहीं रहेगा यहां पर, इसका कोई यूज नहीं है यहां पर, ए का यूज है, ए रह जाएगा, ये कटेगा नहीं। देखना, अगर मैं दोनों ट्रायंगल को देखूं, मतलब दोनों इक्वेशन को देखूं, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को, इनके राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होने चाहिए। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ देखते हैं, R1 प्लस R2 प्लस एंगल O इक्वल आ गया A प्लस एंगल O। तो ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इससे ये एंगल कैंसल हो जाएगा। सिर्फ क्या बचा? R1 प्लस R2 इक्वल A,
और जहां R1 प्लस R2 लिखा है उसकी जगह A लिखोगे, आपका आंसर आ गया और ये टॉपिक सोल्व हो चुका है। बता दो बात क्लियर हुई? यस सर। ठीक है, यहां तक नोट कर लो, लैंग्वेज में आपके पास सेंड कर दूंगा क्योंकि इसमें लैंग्वेज लिखवाऊंगा, बड़ा टाइम लगेगा। ये बता दो एक एक बार सभी, बाकी भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, सभी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक करके पूछ रहा हूं सबसे। शगुन बताना क्लियर हुआ कैसे सोल्व किया हमने? यस सर। अभिनव? क्लियर है सर। विनायक? ठीक है सर। ठीक है या क्लियर है? मैं एक बार Clear और है सर। रिवाइज कर दूंगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। अगर बताओ, मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं सारा कर चुका हूं, मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो मैं इसको एक बार और रिवाइज कर देता हूं। हाँ जी विनायक बता दो। क्लियर है सर। क्लियर है? दीपक? क्लियर है सर। क्लियर है? मोहन? क्लियर है सर। खुशी? सर। पायल? यस सर क्लियर है। ओके। अर्पिता? यस सर। गुरजीत? क्लियर है सर। खुशी? यस सर। अभिषेक? सर रिकॉर्डेड देखना पड़ेगा, मेरा नेटवर्क इशू था बीच में। अच्छा चलो कोई नहीं, चलो आप दोबारा देख लो, मैं एक बार और बता देता हूँ। हिमांशु? क्लियर है सर। रिया? ओके, तो हमने किया है कैलकुलेशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब डेल्टा। रे जिस एंगल पर आ रही थी, जिस पाथ से आ रही थी, उस पाथ पे नहीं रही, रिफ्रैक्शन की वजह से उसने अपना पाथ बदल दिया। कितने एंगल पे वो बेंड हो गई, उसे आप एंगल ऑफ डेविएशन बोल रहे हो, दैट इज डिनोटेड बाय डेल्टा। इसे ही कैलकुलेट करना है। इसके लिए हमने एक ट्रायंगल बनाया, दैट इज अ प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म ए बी सी, जिसका एंगल ए शो किया है। यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया है। एक एंगल के एल रे ने बनाया आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। जैसे ही डेंसर मीडियम में गई तो R1 एंगल आ गया। जैसे ही वो दूसरे इंटरफेस से टक्कर आई तो नॉर्मल के साथ उसने एंगल ऑफ इंसिडेंस R2 बनाया, और जो बाहर आई तो उसे एंगल ऑफ इमरजेंस E बना दिया। तो रे के एल एम एन पाथ से होते हुए बाहर आ गई। नाउ अब हमने देखा कि यहाँ पे दो एंगल नजर आ रहे हैं, θ1 और θ2। एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, तो उस लॉजिक से हमने इक्वेशन फर्स्ट बना दी। फिर हमने देखा आई जो है वो θ1 प्लस R1 के बराबर था, आई θ1 R1 के बराबर था, θ1 की वैल्यू निकाल ली। और E θ2 R2 के बराबर था, सम के बराबर था, तो हमने θ2 की वैल्यू निकाल ली। ये दोनों वैल्यू जब इक्वेशन नंबर 1 में पुट की गई तो यहां पर आई E को अलग कर लिया, माइनस कॉमन लिया, R1 प्लस R2 यहां लिख दिया। फिर ट्रायंगल देखा मैंने एल एम ओ, इसमें तीनों एंगल का सम 180 डिग्री रख दिया। और ए एल ओ एम एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो एंगल ए एंगल ओ मैंने लिया, ए और ओ मैंने लिया 180 डिग्री। दोनों इक्वेशन के राइट हैंड साइड बराबर थे, तो मैंने दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को आपस में बराबर कर दिया। एंगल ओ से एंगल ए कैंसिल हो गया, तो R1 प्लस R2 इक्वल टू ए आ गया। तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट क्या आया? मेरे पास एक फाइनल रिजल्ट आ चुका है। फाइनल रिजल्ट है डेल्टा इज इक्वल आई प्लस ई माइनस R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 ए के बराबर है ए। दिस इज फाइनल रिजल्ट, दिस इज द फाइनल रिजल्ट। यही आपसे पूछा जाता है कि एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू निकाल दो, एंगल ऑफ इंसिडेंस की फॉर्म में, एंगल ऑफ इमरजेंस की फॉर्म में, एंगल ऑफ प्रिज्म की फॉर्म में। ये मेरा आज का ये वाला पहला पार्ट सोल्व हो चुका, ए कैलकुलेशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। हाँ जी बता दो, क्लियर है? आगे बढ़े अब।
इसके बी पार्ट पे बढ़ते हैं हम। इसके बी पार्ट पे क्या करना है हमें? इसके बी पार्ट में हमें एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन निकालना है। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ये क्या होता है? एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या होता है? चलो इसको मैं रब कर देता हूं, ये हिस्सा हमें समझ आ गया है। मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन से क्या पता चल रहा है? कोई बताएगा? बोलने से क्या लग रहा है? मिनिमम डेविएशन, शगुन क्या सेंस आ रही है मिनिमम डेविएशन से? एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन। और एक और बात पूछी जाती है, प्रिज्म फॉर्मूला, प्रिज्म फॉर्मूला, फॉर्मूला। हाँ जी शगुन बताओगे क्या सेंस निकल कर आ रही है मिनिमम डेविएशन से? क्या मतलब है मिनिमम डेविएशन? कुछ क्लियर हो रही है बात? मिनिमम डेविएशन, अर्पिता मिनिमम डेविएशन का कोई मतलब बताओ तो मैं एक्सप्लेन करूं। सर मिनिमम, जो वो एंगल है उसका सर बहुत ज्यादा मिनिमम होना, मतलब लीस्ट वैल्यू हाँ होना सर। कम से कम। जो डेविएशन अभी डेल्टा निकाला ना, वो कम से कम कितना होगा? मतलब वो मिनिमम कब होगा? मतलब कि ये है कि जैसे प्रिज्म में से रे गई वो बेंड ही ना हो, तभी तो वो मिनिमम होगा। क्या मैं ठीक बोल रहा हूं कि वो बेंड ही ना हो? रे जाने वाली रे जो है वो बेंड ना हो, रिफ्रैक्शन जरूर हो यहां पर मगर बेंड ना हो। ये ऐसा भी तो हो सकता है कि रे थोड़ा सा यहां बेंड हो जाए फिर यहां आ जाए, मतलब जो बाहर निकलने वाली रे है वो बेंड नहीं हुई है, शिफ्ट हो गई है। तो क्या क्या आपने ये वाला केस कहीं पढ़ रखा है? शिफ्ट वाला केस आपने एक लेटरल शिफ्ट टॉपिक पढ़ा था, लेटरल शिफ्ट, क्या याद आ रहा है? लेटरल शिफ्ट, शगुन लेटरल शिफ्ट याद है? लेटरल शिफ्ट में क्या होता था? लेटरल शिफ्ट में एक रे ऐसे आती थी, वो सीधी जाना चाहती थी मगर नहीं जा पाती, रिफ्रैक्शन की वजह से थोड़ा नॉर्मल की तरफ बेंड होती है और फिर बाहर दूर हो जाती है। तो वो दोनों रे एक दूसरे के पैरेलल है, इंसिडेंट रे भी और इमर्जेंट रे भी। तो ये बेंड नहीं हुई है, इसे शिफ्ट बोलते हैं, दैट इज नॉर्मल शिफ्ट। तो यहां बताओगे डेविएशन कितना है? अर्पिता कितना डेविएशन है यहां पर? डेविएशन कितना है? क्या ये डेविएट हुई है रे? क्या ये रे डेविएट हुई है? क्वेश्चन No, का sir. जवाब दोगे? हाँ ये डेविएट ही नहीं हुई है, तो यह तो मिनिमम डेविएशन हो गया। तो लेटरल शिफ्ट के केस में जो डेविएशन होता है वो मिनिमम होता है। तो ट्रायंगल के केस में देखो, जब आप प्रिज्म यूज कर रहे हो, ट्रायंगल बोल रहा हूं, प्रिज्म यूज कर रहे हो, तो मिनिमम डेविएशन का केस एक ही केस में हो सकता है, जब एंगल आई एंगल ई के बराबर हो, एंगल आई एंगल ई बराबर हो, क्योंकि इस केस में यही होता है। ये अर्पिता ये बात समझ आई कि Yes, मैंने यहां एंगल दिखाया है आई और जब ये बाहर निकल के गई है यहां एंगल दिखाया है ई। अगर ये आई ई के बराबर हो जाए तो ये वाला केस बन जाएगा। तो ये वाला केस जैसे ही बनेगा डेविएशन मिनिमम हो जाएगा। तो आप इसमें लिख सकते हो इस प्रिज्म वाले फॉर्मूला में, अगर मैं आई को ई के बराबर रख दूं तो जो डेल्टा होगा वो डेल्टा मिनिमम हो जाएगा। बता दो ये बात क्लियर हुई? yes, sir. तो इसी को बोलते हैं मिनिमम डेविएशन का केस। तो इस मिनिमम डेविएशन से आप क्या सॉल्यूशन कर सकते हो? इससे आप सॉल्यूशन कर सकते हो प्रिज्म फॉर्मूला का। अच्छा इसी चीज को आप एक डायग्राम में, सॉरी ग्राफ में भी दिखा सकते हो। ग्राफ में अगर आप एक ग्राफ बनाओ डेविएशन का और एंगल ऑफ इंसिडेंस का, डेविएशन का और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में एक ग्राफ तैयार करो, तो आपके पास एक ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। ये जो डेविएशन है यहां बहुत ज्यादा मैक्सिमम है,
किसी एंगल आई के ऊपर। जैसे जैसे एंगल आई बढ़ता जा रहा है डेविएशन घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। इस पॉइंट पर आकर डेविएशन मिनिमम हो गया। यही वो केस है जिस पे ये एंगल आई एंगल ई के बराबर हो गया है। तो यहां पर ग्राफ के थ्रू भी दिखा सकते हो आप, और वैसे भी बता सकते हो कि जब आई ई के बराबर होगा तो डेल्टा डेल्टा मिनिमम के बराबर हो जाएगा। विनायक की बात क्लियर हुई? यस सर। ठीक है। दूसरी बात, जब मैंने ये इस तरह से बनाई थी स्लैब, ऐसे स्लैब बनाई थी और ये रे सीधी जाना चाहती थी मगर नहीं जा पाई, ये थोड़ा सा डेविएट हो गई इस एंगल पर और बाहर निकल गई, ऐसे हो गई। यहां पर मैंने एक एंगल आर दिखाया था, यहां एंगल दिखाया था आर, दोनों बराबर थे। मगर जब मैंने प्रिज्म बनाया, इन्हीं दो एंगल को, एक को मैंने लिख दिया R1, एक को मैंने लिख दिया R1 और एक को मैंने लिख दिया R2। तो अगर R1 और R2 की बात करें तो ये भी तो दोनों बराबर होने चाहिए। जब आई ई के बराबर होगा उस समय में R1 और R2 ये दोनों भी तो R के बराबर होने चाहिए, ये कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए। अर्पिता ये बात क्लियर हुई? यस सर। जब आई ई के बराबर है तो साथ के साथ R1 और R2 वो भी तो दोनों R होने चाहिए। तो आप लिखोगे उस समय में R1 और R2 वो दोनों भी R के बराबर ही हो जाएंगे, मतलब वो दोनों भी आपस में बराबर होंगे, तभी एक कंडीशन बनेगी। तो हम लिख सकते हैं जब कभी भी, इकट्ठा कर देता हूं, जब कभी भी व्हेन डेल्टा को डेल्टा मिनिमम बनाना है तो आपके पास आई और ई बराबर होने चाहिए, R1 और R2 ये दोनों भी बराबर होने चाहिए। तो मेरे पास डेल्टा का एक फॉर्मूला आया था, I प्लस ई माइनस ए। तो ये फॉर्मूला कैसे बन जाएगा? ये बन जाएगा डेल्टा मिनिमम I, इस ई की जगह भी मैं I लिख सकता हूं, माइनस ए डेल्टा मिनिमम 2I माइनस ए, और यहां से लिख सकता हूं डेल्टा मिनिमम, इधर आ गया तो प्लस का ए हो गया 2I, और यहां I की वैल्यू आ गई डेल्टा मिनिमम प्लस ए डिवाइड बाय 2। क्या ये बात सबके समझ आ गई? मैंने I की वैल्यू कैसे निकाल दी, इस फॉर्मूले को कहां तक लेके चला गया? हाँ जी बता दो, क्लियर है? I की वैल्यू, विनायक। दीपक। हाँ जी दीपक। यस सर। मोहन क्लियर है कैसे आया ये? सर एक बार रिपीट कर दो। रिपीट कर देते हैं। देखो हमने क्या किया, मैंने ये कहा कि जो डेल्टा है ये मिनिमम वैल्यू तक आ सकता है, इसका एक ही केस है या एक ही कंडीशन है, और कंडीशन ये है उस समय में आई ई के बराबर होना चाहिए। जिस समय में आई ई के बराबर होता है उस समय में R1 R2 भी दोनों बराबर होते हैं, जो कि मैंने R मान लिए हैं। मेरे पास ये फॉर्मूला पहले के टॉपिक में आ गया था ए पार्ट के अंदर, तो मैंने क्या किया, इसी टॉपिक में इसी फॉर्मूला में ई की जगह आई रख दिया, तो आई 2I बन गया। ए को मैं इस साइड लाया तो प्लस का हो गया विच इज 2I, आई को ये रखा, 2 को नीचे डिवाइड कर दिया, तो मैंने आई की वैल्यू निकाल दी। दीपक बताना क्लियर हुआ? यस सर। नाउ साथ साथ आपने कहा था कि जो R1 प्लस R2 होता है वो तो A के बराबर होता है, और आप साथ साथ ये भी कह रहे हो कि R1 R2 दोनों R के बराबर है, तो ये भी R ये भी R प्लस R इक्वल टू A, 2R इक्वल टू A, तो R इज इक्वल टू A बाई 2 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपने दो वैल्यू निकाल ली, अभिनव बताना क्या दोनों वैल्यू क्लियर हुई? I की वैल्यू मैंने निकाल ली डेल्टा मिनिमम प्लस A बाई 2, और R की वैल्यू निकाल ली A बाई 2। अभिनव बताना क्लियर है? क्लियर है सर। शगुन ये दोनों बातें समझ आ गई? I और R कैसे निकाल लिए? हाँ जी पायल आप बता दो एक बार, क्लियर है?
Yes, sir. अर्पिता? यस सर। ओके, अब सिर्फ प्रिज्म फॉर्मूला बनाना रह गया। प्रिज्म फॉर्मूला कैसे बनाते हैं? प्रिज्म फॉर्मूला के लिए मैं सिंपल स्नेल्स लॉ पे जाता हूं। मुझे पता है कि जो साइन आई बाय साइन आर होता है वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अब यहां पर साइन आई कौन सा? मीडियम में जाने से पहले, ग्लास में जाने से पहले एंगल आई बनाया गया था और इसकी वैल्यू मिनिमम डेविएशन में ये होती है साइन डेल्टा मिनिमम, शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्लस ए बाय 2 डिवाइड बाय साइन आर। आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू ए बाय 2, ए बाय 2। दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। सेकंड मीडियम में ग्लास ही आएगा जिसमें रे एंटर कर रही थी, विच इज सिंपली म्यू। जैसे आप सिर्फ म्यू भी लिख सकते हो। तो यहां से ये जो फॉर्मूला मैंने बना दिया इसे आप प्रिज्म फॉर्मूला बोलते हो। क्या बोलोगे? प्रिज्म फॉर्मूला। बस यहीं तक डिराइव करना था, यही मेरा टॉपिक है। हाँ जी, एक बार बता दो। अभिनव, क्लियर है? यस सर। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। किसी को कोई चीज समझ नहीं हो दोबारा तो मुझे बता दो, मैं रिवाइज कर दूंगा इसे। स्क्रीनशॉट ले लो। काफी बच्चे आज भी एब्सेंट हैं। विनायक, स्क्रीन साफ नजर आ रही है? सर हल्की सी थोड़ी धुंधली थोड़ा सी। ब्लर हो जाता है ना? हाँ जी सर, वही बात, बाकी विजिबल है क्वालिटी सारा। विजिबल है, ठीक है। थोड़ा डॉट 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 से बन जाते हैं ना? यस सर। क्योंकि ये ऐप है वो इतनी ज्यादा क्लैरिटी दे नहीं रहे हैं जितनी हमें चाहिए। चलो, तो हमने आज अभी तक 2 टॉपिक क्लियर किए हैं। सबसे पहला टॉपिक क्लियर किया है प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म इज अ पोर्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम। प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो बाउंडेड है 2 रिफ्रैक्टिंग फेसेस से। 2 रिफ्रैक्टिंग फेस कैसे? मैं यहां बना के दिखा देता हूं। 2 रिफ्रैक्टिंग फेसेस। किसी भी प्रिज्म को बनाने के लिए आप 2 प्रिंसिपल सेक्शन बनाते हो और 3 रेक्टेंगुलर फेस बनाते हैं जिसमें से एक बेस ही बन जाता है। तो ये 2 रिफ्रैक्टिंग फेसेस हैं, दोनों एक दूसरे से किसी एंगल ए पर इंक्लाइंड है। इसे आप प्रिज्म बोलते हो और इस एंगल को एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हो। जब किसी भी प्रिज्म में से रे एंटर करती है तो वो डेविएट हो जाते हैं, अपने पास से भटक जाती है। तो जितने एंगल पर वो डेविएट होती है उसे आप एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हो। तो पहला हमें कैलकुलेट करना है एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, वो कितना होता है और कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो पहले पार्ट में मैंने आपको वो क्लियर किया कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो बन जाता है डेल्टा इक्वल आई प्लस ई माइनस ए। फिर हमने किया एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का मतलब होता है कम से कम लाइट का बेंड होना। ऐसा सिर्फ एक ही केस में होता है, अगर प्रिज्म ग्लास स्लैब की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर दे। तो ग्लास स्लैब की तरह अगर प्रिज्म बिहेव करना स्टार्ट कर दे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस उसमें बराबर होते हैं। ये केस हमने पढ़ लिया था। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस बराबर होते हैं तो एंगल R1 और R2 ये भी दोनों बराबर होते हैं। तो ये जैसे ही ये दोनों कंडीशन में अप्लाई करता हूं यहां पर, तो यहां से मेरे पास एक I की वैल्यू आ जाती है और यहां से मेरे पास एक R की वैल्यू आ जाती है। जैसे ही दोनों के दोनों स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग पुट करता हूं तो मेरे पास एक फाइनल फॉर्मूला जनरेट हो जाता है जिसे बोलते हैं प्रिज्म फॉर्मूला। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द टॉपिक। तो बता दो, आज यहां तक मैं इसलिए कर रहा हूं भाई, नेक्स्ट पार्ट जो मैं कराऊंगा वो कंसेप्ट इससे आगे रहेगा। यहां तक क्लियर कर लो। अगर मुझे क्वेश्चन मिलते हैं यहां तक कोई, तो
तो मैं आप लोगों को सेंड करूंगा, टॉपिक सेंड करूंगा, बोर्ड में क्वेश्चन कैसे आया वो सेंड करूंगा। तो यहां तक अपना रिवाइज कर लो इस रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर को और अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लो। ठीक है, आज यहां तक क्लास करते हैं। ठीक है शगुन, समझ आया आज के टॉपिक? यस सर। नोट्स सेंड कर रहा हूँ, नोट्स प्रिपेयर कर लेना। ओके, थैंक यू।